हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। टुडेज वी हैव द टॉपिक लंग एब्सेस। ऑलराइट, सो लंग एब्सेस के बारे में हम जानेंगे। लंग एब्सेस क्या है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम है, एंड डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कौन कौन सा होता है। और फिर देखेंगे हम मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, एंड सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है। ऑलराइट, सो लंग एब्सेस के बारे में आज के पर्टिकुलर वीडियोस में हम जानने वाले हैं। So what is lung abscess? First, here is the introduction. Lung abscess is the localized collection of pus within the lung tissue, typically resulting from the infection. It can be serious condition leading to significant morbidity if not appropriately managed. ऑलराइट, सो लंग एब्सेस क्या है? लंग एब्सेस इज द लोकलाइज कलेक्शन। लंग एब्सेस इज द लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पस। क्या होना? आपका पस का कलेक्शन होना। कहाँ पर? आपके लोकलाइज लंग्स के टिश्यू में। टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम किस वजह से हो सकता है? ये आपको इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से लंग्स के जो लोकलाइज टिश्यू हैं उनमें पस का कलेक्शन होना। इट कैन बी सीरियस कंडीशन लीडिंग टू सिग्निफिकेंट मोर्बिडिटी। ऑलराइट, इट कैन बी सिग्निफिकेंट कंडीशन। ये आपकी सिग्निफिकेंट कंडीशन हो सकती है और इसमें आपकी सिग्निफिकेंटली मोर्बिडिटी हो सकती है इफ नॉट अप्रोप्रिएटली मैनेज। यदि आप इसे अप्रोप्रिएटली मैनेज नहीं करते हैं तो इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। मोर्टिलिटी मीन्स की डेथ भी हो सकती है। राइट, मोर्बिडिटी। सो लंग एब्सेस क्या है? इन सिंपल टर्म में देखा जाए, सिंपल वर्ड में यदि हम देखें तो लंग एब्सेस क्या है? कलेक्शन ऑफ द पस। पस का कलेक्शन होना। कहाँ पर? आपके लोकलाइज लंग्स के टिश्यू में, विद इन दी लंग्स टिश्यू। किस वजह से ये हो सकता है आपको? टिपिकली इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है। इट कैन बी सीरियस कंडीशन। ये आपकी एक सीरियस कंडीशन हो सकती है जो कि आपको लीड कर सकती है फर्दर मोर्बिडिटी इफ नॉट अप्रोप्रिएटली। यदि हम इससे मैनेज नहीं करते हैं तो इसमें डेथ भी हो सकती है, मोर्बिडिटी भी इसमें हो सकती है। अब इसके कॉजेस क्या है, किस किस वजह से आपको ये हो सकती है? लंग एब्सेस कैन बी कॉज्ड बाय द वेरियस फैक्टर। अलग अलग फैक्टर, अलग अलग कारणों की वजह से आपको लंग एब्सेस हो सकता है। जिसमें फर्स्ट है आपका एस्पिरेशन ऑफ ओरोफेरेंशियल कंटेंट, स्पेशली इन पेशेंट विद इम्पेयर्ड कॉन्शियस और सॉल्विंग डिफिकल्टीज। राइट, इस वजह से ये आपको लंग एब्सेस आपको हो सकता है। लंग एब्सेस इज द लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस। कॉजेस से लंग एब्सेस कैन बी caused by various factor, can be caused by various factor including aspiration of the oropharyngeal content, especially in patient with impaired consciousness or swallowing difficulty। अब ऐसे पेशेंट जिन्होंने ओरोफेरेंजियल कंटेंट कंटेंट जो भी उसका गैस्ट्रिक कंटेंट था, जो भी फूड्स वगैरह दिया था, तो उसमें को क्या कर लिया पेशेंट ने? उसको सोलोइंग कर लिया, निगल लेने की वजह से ओरोफेरेंजियल कंटेंट को। स्पेशली इन केस जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट ने वॉमिटिंग की वजह से जो कंटेंट था उसको क्या किया? निगल लिया। तो उसकी वजह से वो कहाँ पर चला गया? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाना चाहिए था, आपका जीआई में, ईसोफेगस में जाना चाहिए थी। तो ईसोफेगस में ना जाकर अनकॉन्शियसनेस होने की वजह से वो ट्रेकिया में चला गया, लंग्स में चला गया, तो लंग एब्सेस होने के वहाँ पर चांस हो गए। इसकी वजह से अदर क्या हो सकता है? पेशेंट विद दी अनकॉन्शियस और सॉल्विंग डिफिकल्टी। ऐसे पेशेंट में हो गया जिसमें कि आपको सॉल्विंग डिफिकल्टी थी और निकलने में डिफिकल्टी होने की वजह से वो कहाँ पर चला गया? आपके ट्रेकिया में चला गया। जाना कहाँ पे चाहिए थे? आपकी जीआई ट्रैक्ट में। नेक्स्ट बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया पार्टिकुलरली विद द नेक्रोटाइजिंग पैथोजन सेप्टिक इम्बोली often from the infective endocarditis. Alright, bacterial pneumonia particularly with the necrotizing pathogens. Bacterial pneumonia किस वजह से हो सकता है? necrotizing pathogens। तो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं? आपके टिश्यू को, सेल्स को नेक्रोस कर देते हैं। नेक्रोस करना, वहाँ का फंक्शनिंग लॉस हो जाता है, ऑक्सीजन वहाँ का नहीं मिलने की वजह से, फंक्शनिंग लॉस होने की वजह से, सेप्टिक इम्बोली की वजह से हो सकता है, ऑफन फ्रॉम द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसकी वजह से आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो सकती है। सेप्टिक इम्बोली ऑफन फ्रॉम द एंडोकार्डाइटिस, डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम द नियर बाय इन्फेक्शन।
और किस वजह से हो सकता है, डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम द नियर बाय इन्फेक्शन सच एज एम्फाइसेमा। अब नियर बाय कोई इन्फेक्शन हुआ था लंग्स में, तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड होकर के क्या हो गया, साइट वाली जो स्ट्रक्चर है, साइट वाले ऑर्गन से वहां तक वो स्प्रेड हो गया, तो उसको क्या बोला जाता है, नियर बाय स्प्रेड होना, राइट। सो कहाँ पर था, लंग्स में आपका इम्फाइमा था आपकी लंग्स के लेयर में, तो उसकी वजह से आपको क्या हो गया, लंग एब्सेस भी हो गया नियर बाय इन्फेक्शन के स्प्रेड होने की वजह से, सच इज इम्फाइमा। नेक्स्ट है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू अ ट्यूमर और फॉरेन बॉडी। ब्रोंकियल में आपका ऑब्स्ट्रक्शन होना, ब्रोंकियल्स में क्या होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना, प्रॉब्लम कॉज होना, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से क्या होना, ब्रीथ नहीं ले पाना, तो एक रीजन ये भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन में आपका ट्यूमर हो सकता है और फॉरेन बॉडी, कोई भी ट्यूमर हो गया है ना, गांठ का फॉर्मेशन होना, या कोई भी फॉरेन बॉडी है जिसका फॉर्मेशन हो जाना, फॉरेन बॉडी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो गया वो कि आपके लंग्स में आकर के फंस गया, तो एक कारण आपका वो भी हो सकता है, वो भी आपका रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है। गोटेड। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड ट्यूमर। नाउ वी आर टॉक अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अब कौन कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन है जो कि आपको कॉज कर सकते हैं। सो कॉमन पैथोजेंस इन्वॉल्व इन द लंग एब्सेस इंक्लूड एनारोबिक बैक्टीरिया। फर्स्ट एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आपके कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं। सो हियर इज द एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस, ऑरिस, क्लेप्सिलिया, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस, राइट। सो ये सारे बैक्टीरिया आपके इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें आता है आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, क्लेप्सिलिया, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस। कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, क्लेप्सिलिया, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस एंड सेप्सिस, राइट। सो दिस इज द एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में आपको पता होगा, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि एयर में सर्वाइव कर पाते हैं, दूसरे जो कि एयर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेसिली, जो कि आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें आता है आपका एस्चेरिचिया कोली, स्यूडोमोनास एंड एरुगिनोसा फंगाई एंड माइकोबैक्टीरिया इन द इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट। कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, देखो ग्राम नेगेटिव में आपका एस्चेरिचिया कोली, स्यूडोमोनास, तो इनके नाम देखो बड़े बड़े अजीब रखते हैं, राइट। किसने नाम दिया, इनके मम्मी पापा ने। एस्चेरिचिया कोली, स्यूडोमोनास, एरुगिनोसोना। और फिर कौन सा बैक्टीरिया है, फंगाई एंड माइकोबैक्टीरियम इन दी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, राइट। फंगाई एंड माइक्रोबैक्टीरियम इन दी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं इसके, किस वजह से हो सकता है, तो दिस ऑल आर दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसमें हमने देखा एस्चेरिचिया कोली हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, राइट, एरुगिनोसोना हो गया, फंगाई हो गया, माइकोबैक्टीरिया हो गया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो गया। नाउ हियर इज द रिस्क फैक्टर। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको हो सकता है, कौन कौन से कॉमन आपके रिस्क फैक्टर हैं जो कि डेवलप करने में, रिस्क ऑफ डेवलपिंग में, इंक्रीज लंग एब्सेस में इंक्लूड होते हैं। सो क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। फर्स्ट है एल्कोहलिज्म, सेकेंड है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, थर्ड है पुअर डेंटल हाइजीन, फोर्थ है क्रॉनिक पल्मोनरी कंडीशन, राइट। क्या क्या है आपके, एल्कोहलिज्म, प्रीडिस्पोज टू दी एस्पिरेशन, राइट। एल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है यदि पहले से एल्कोहल इनटेक किया हुआ है, एल्कोहल पेशेंट लेता है, तो एल्कोहल में प्रीडिस्पोज होने की वजह से एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट और एस्पिरेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगला है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक आपका स्ट्रोक हो गया, सीजर हो गया, एंड अदर कंडीशन इम्पेयरिंग कॉन्शियसनेस। इसके अलावा अदर कंडीशन है जो कि आपका कॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियस है उसको इम्पेयर कर रही है, तो पेशेंट ने वॉमिट कर दिया है, तो वॉमिट की वजह से वो एस्पिरेट भी कर सकता है, और वो एस्पिरेट करने की वजह से वो लंग्स में जा सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, ईयर भी उसका ब्लॉक हो सकता है, इवन एब्सेस भी उसको हो सकता है। सॉरी।
नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, कुछ आपके जैसे कि न्यूरोलॉजिकल फैक्टर है। न्यूरोलॉजिकल में मैंने बताया स्ट्रोक हो गया, सीजर हो गया और अदर कंडीशन इम्पेयरिंग कॉन्शियसनेस। स्ट्रोक की वजह से वॉमिटिंग होती है आपको, सीजर की वजह से, फिट्स आने की वजह से, राइट। अदर कंडीशन जो कि आपके कॉन्शियसनेस को इम्पेयर करती है वो हो सकती है। एंड पुअर डेंटल हाइजीन की वजह से भी हो सकता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन और इन्फेक्टेड मटेरियल। पुअर हाइजीन, हाइजीन का ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करने की वजह से इसमें भी आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रिस्क है वो ज़्यादा होती है। और वो रिस्क ज़्यादा होने की वजह से आपको गैस्ट्रिक, जस्ट अ मिनट, सो पुअर ओरल हाइजीन होने की वजह से क्या हो सकता है कि जो ओरल कंटेंट है, इन्फेक्टेड ओरल कंटेंट है, डेंटल में इन्फेक्शन होने की वजह से, ओरल इन्फेक्शन होने की वजह से, तो वो ओरल कंटेंट को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम करने की वजह से, वो ओरल कंटेंट इन्फेक्टेड मटेरियल है उसको एस्पिरेट करने की वजह से भी हो सकता है। क्रॉनिक पल्मोनरी कंडीशन की वजह से हो सकता है COPD, राइट। क्रॉनिक पल्मोनरी डिसीज मीन्स की COPD। तो COPD जो होती है वो क्रॉनिक आपकी लंग्स की डिसीज होती है, उस वजह से भी आपको लंग एब्सेस हो सकता है। और अगला है इम्यूनो कंप्रेशन। इम्यूनो कंप्रेशन के पेशेंट में भी हो सकता है, ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज है ड्यू टू कंडीशन लाइक HIV, एड्स और मेडिकेशन, राइट। सो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में भी आपका हो सकता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज किस किस पेशेंट में होता है, स्पेशली आपका ड्यू टू कंडीशन लाइक HIV या एड्स है, और कोई ऐसी मेडिकेशन चल रही है जो क्या करती है आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, तो उस केस में आपको ये होने के चांसेस होते हैं, राइट। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ऐसे पेशेंट को जो है डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जल्दी से आपको इन्फेक्शन वहाँ पर कैच कर लेता है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अभी तक हमने देखा इंट्रोडक्शन के बारे में, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। नाउ वी आर टॉक अबाउट दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम। अब इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं उसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके साइन एंड सिम्टम आपके क्या क्या हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लंग एब्सेस में इंक्लूड, फर्स्ट आपका कफ, कफ ऑफन प्रोडक्टिव विद द फाउल स्मेलिंग स्पूटम। आपका कफ होना, कफ आपका किस तरीके का होगा, ऑफन प्रोडक्टिव कफ होगा विद फाउल स्मेलिंग स्पूटम, राइट। कफ आपका कैसा होगा, प्रोडक्टिव कफ होगा, कफ प्रोडक्टिव होगा, साथ ही साथ आपको क्या होगा, फाउल स्मेल आएगी, राइट। ऑफन प्रोडक्टिव विथ फाउल स्मेलिंग स्पूटम। जो आपका स्पूटम आएगा उसमें आपकी जो स्मेल है वो कैसी होगी, स्पूटम में आपकी फाउल स्मेल होगी, स्पूटम से आपकी गंदी स्मेल आएगी, राइट। तो गंदी स्मेल आएगी वहाँ पर आपकी, और जो स्पूटम आएगा उसमें, राइट। तो इसकी वजह से आपको हो सकता है एनी अदर डिसीज़ की वजह से भी लंग डिसीज़ की वजह से आपको हो सकता है, एसोसिएटेड जो डिसीजेस हैं उसकी वजह से भी इवन हो सकता है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो साइन एंड सिम्टम क्या है, ऑफन प्रोडक्टिव कफ, आपको कफ होना विद फाउल स्मेल के साथ आपको कफ होना, फीवर एंड चिल होना, नाइट स्वेट होना एंड चेस्ट पेन होना, आपको नाइट में बहुत ज़्यादा पसीना आना, राइट। फीवर होना, फीवर के साथ साथ कपकपी होना, आपको ठंडी लगना, सिवरिंग होना, चेस्ट में आपको पेन होना, प्लूरेटिक इन दी नेचर ना, प्लूरेटिक नेचर का थोड़ा सा आपको चेस्ट में पेन होना। इसके अलावा नाइट स्वेटिंग, रात में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आना, वेट का लॉस होना,
फटिग होना, हीमोप्टिसिस होना इन सम केसेस में, मतलब ब्लड विद दी स्पूटम, स्पूटम के साथ आपको ब्लड आना। सो दीस आर दी आपके सिम्टम्स जो कि आपको हो सकते हैं। सिम्टम्स में हमने देखा है यहाँ पर क्या क्या सिम्टम्स आपके हो सकते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज। राइट। सो सिम्टम आपके क्या क्या यहाँ पर आपके सिम्टम हो सकते हैं। सिम्टम लाइक आपका लंग एब्सेस में इंक्लूड कफ, कफ किस तरीके का होना, ऑफन प्रोडक्टिव कफ होना विद फाउल स्मेलिंग स्पूटम होना, फीवर एंड चिल होना, नाइट स्वेट होना, चेस्ट पेन होना, प्लूरिटिक इन नेचर का होना, वेट का लॉस होना, फटिग होना, हीमोप्टाइसिस होना, मतलब कि आपके स्पूटम में ब्लड का आना इन सम केसेस में आपको हो सकता है। राइट। सो ऑल दीज आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो कि हम करा सकते हैं। और कोई भी जब भी हमारी डिसीज आती है तो फर्स्ट तो जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन। कंप्लीटली आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, वाइटल साइन को चेक करना। राइट। सो ये सारी चीज़ें तो आपकी आ जाती है। इसके अलावा आपके डायग्नोस्टिक में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट जिसमें हम करते हैं, कुछ हमारे पैथोलॉजिकल हो गए, कुछ हमारा लेबोरेटरी टेस्ट हो गए। राइट। कुछ हमारा प्रोसीजर हो गई, कुछ हमारा इमेजिंग स्टडीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हम कंप्लीटली असेस करते हैं, कंप्लीटली कंप्रेहेंसिव असेसमेंट करते हैं। तो जिसमें फर्स्ट हमारा आता है चेस्ट एक्सरे। एक्सरे चेस्ट में शो द कैविटी विथ एन ईयर फ्लूइड लेवल। तो चेस्ट एक्सरे में हम क्या देखेंगे, जहाँ पर जो हमारी कैविटी है, कैविटी हमारी कैसी होगी, वहाँ पर आपका एयर का फील्ड होगा, फ्लूइड का वहाँ पर आपका फील्ड होगा आपकी कैविटीज के अंदर। Sorry for interruption because of network connection. It may be cause some problems, right? Just a minute. सो ये सारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं हम करा सकते हैं, जिसमें हमने देखा हमारा एक्सरे हो गया, चेस्ट एक्सरे में जिसमें हमारा एयर फील्ड होगा, फ्लूइड फील्ड होगा लंग्स की प्लूरल कैविटी में, तो वो हम देख सकते हैं। सीटी स्कैन करा सकते हैं। सीटी स्कैन में क्या होगा, आपको प्रोवाइड डिटेल इमेजिंग स्टडीज कंफर्म द प्रेजेंस एंड एक्सटेंस ऑफ द एब्सिस। राइट। सो कंप्लीट हम इसमें सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन में हम कंफर्म करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ कितना एब्सिस वहाँ पर प्रेजेंट है, उसको कंफर्म करना, उस डिटेल को चेक करना। सो दीज ऑल आर दी स्टडीज जो कि हम करेंगे। और सीटी स्कैन है, एक्सरे चेस्ट है। इसके अलावा और कोई टेस्ट हम करा सकते हैं जिसमें हमारा प्लूरिसेंटेसिस टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम करा सकते हैं, जिसमें कि लंग्स में कौन सा बैक्टीरिया वायरस पैथोजन की वजह से हो रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं और थोरिसेंटेसिस से सैंपल को कलेक्ट करके वहाँ का एब्सिस लेते हैं, और वो एब्सिस को लेने के बाद क्या करते हैं, वो एब्सिस को हम लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज देते हैं, ताकि हमको पता चले कि किस बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो रहा है। तो जिसको स्पूटम कल्चर, थोरिसेंटेसिस के थ्रू हम स्पूटम कल्चर लेंगे, जिसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कौन से बैक्टीरिया वायरस पैथोजन से हो रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए, वो डिटेक्ट करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी करेंगे हम, मे बी परफॉर्म टू ऑब्टेन सैंपल एंड एक्सक्लूड ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स। ब्रोंकोस्कोपी में टोटल जो होता है आपका विजुलाइज करते हैं, जिसमें हम लंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को, जिसमें हमारे एक्चुअली टिप पर क्या होता है, उसमें कैमरा लगा हुआ होता है, और वो कैमरा के थ्रू क्या करते हैं, हम लंग्स में अंदर क्या इन्फेक्शन है उसको हम विजुलाइज करते हैं कंप्लीटली, जिसमें हम चेक करते हैं कि कौन कौन सा वहाँ पर डिसीज है, क्या क्या उसका लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसको विजुलाइज करते हैं।
तो इसको बोला जाता है हमारा ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी में क्या होता है, ऑफ्टन एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल आपकी एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मे बी परफॉर्म टू ऑब्टेन सैंपल एंड एक्सक्लूड ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स। जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स है उसको एक्सक्लूड करने के लिए हम कर सकते हैं, या फिर हम इसके लिए कर सकते हैं, हमको कोई प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करना है, चेक करना है, उसके लिए हम इसको कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है। मैनेजमेंट फर्स्ट है ट्रीटमेंट फोकस ऑन द इरेडिकेटिंग इन्फेक्शन एंड सपोर्टिंग द पेशेंट। फर्स्ट है आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसमें हम यूज़ करते हैं इनिशियली, देन टेलर्ड बेस्ड ऑन द कल्चर रिजल्ट। इनिशियली तो जो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपके एंटीबायोटिक का यहाँ पर हमारा यूज़ होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आपका इनिशियली हम यूज़ करते हैं, और जो कि मीन्स की कॉमन एंटीबायोटिक होती है, सभी बैक्टीरिया वायरस पर काम करती है। और जब हम इसका स्पूटम टेस्ट कराते हैं, उसके बाद पैथोजन वगैरह फाइंड आउट करने के बाद, हम इसमें कल्चर टेस्ट कराने के बाद कि कौन से ऑर्गेनिज्म से कॉज हो रहा है वो हम फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें चेंज कर सकते हैं। उसके पहले पर जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है वही हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, वही हम देते हैं। ठीक है, कौन सी देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ही देते हैं। कॉमन चॉइस इंक्लूड दी कौन कौन सी इसमें आती है, क्लिंडामाइसिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया, बीटल एक्टम, बीटल एक्टिमेस इनहिबिटर एंड कॉम्बिनेशन। ये सारी मेडिसिन इसके अंदर हमारी यहाँ जाती है, जिसमें कॉमन जो चॉइस मेडिसिन होती है दिस इज दी क्लिंडामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, बीटल एक्टम। राइट, कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, क्लिंडामाइसिन मेडिसिन में जो कि आपकी आती हैं, एंड बीटल एक्टम आपकी हो गई, बीटल एक्टम है, क्लिंडामाइसिन है, मेट्रोनिडाजोल है, और ये इसका कॉम्बिनेशन हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ड्रेनेज। ड्रेनेज में भी रिक्वायर इफ द एब्सेस इज लार्ज और डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द एंटीबायोटिक। अब ये हम कब देते हैं, एब्सेस को हम ड्रेन कब करते हैं, इनकेस यदि एब्सेस आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है और वो मेडिसिन से क्योर नहीं हो रहा, तब उसको हम क्या करते हैं, ड्रेनेज करते हैं, उसको हम निकालना होता है। अगला है परक्यूटेनियस ड्रेनेज अंडर द सीटी स्कैन। परक्यूटेनियस ड्रेनेज करते हैं इसमें अंडर द इमेजिंग सीटी स्कैन के थ्रू, ताकि जो भी इंसर्ट कर रहे हैं फ्लेक्सिबल ट्यूब वो प्रॉपर जगह पे जाएं और वहाँ से गाइडेंस में हम विजुलाइज करके उसको निकाल पाएँ। सर्जिकल ड्रेनेज रिफ्रैक्टरी केसेस में सर्जिकल ड्रेनेज भी करते हैं, इनकेस रिफ्रैक्टरी केसेस है तो। सपोर्टिव केयर में ऑक्सीजन थेरेपी, हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। राइट, ऑक्सीजन थेरेपी, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। राइट, नाउ वी आर टॉक अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। अब इसमें नर्सिंग का क्या रोल होगा, सो नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट विद द लंग एब्सेस इंक्लूड monitoring vital sign, complete monitoring of the vital sign, complete monitor vital sign। इसके अलावा हिस्टिकल एक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, respiratory status, especially focus on these saturation, oxygen saturation, pulse rate, heart rate, administer medication, जो भी मेडिकेशन है उनको एडमिनिस्टर करना, एडेयर रहना मेडिकेशन पर, रेसिमेंस को एजुकेट करना पेशेंट को ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग द एंटीबायोटिक कोर्स, एजुकेट द पेशेंट। पेशेंट को इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना, कंप्लीट कोर्स के बारे में बताना, एंटीबायोटिक को लेने के बारे में बताना, किस तरीके से लेना है, कोर्स कंप्लीट करना कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करना। सपोर्टिव केयर में आपका इंक्लूडिंग पोजिशनिंग हो गया टू फैसिलिटेट ड्रेनेज, ड्रेनेज को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रॉपर ड्रेनेज को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करना पेशेंट को। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताना, कैसे वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकता है। मॉनिटर कॉम्प्लिकेशन सच एज सेप्सिस और रेस्पिरेटरी फेल्यूर। रेस्पिरेटरी फेल्यूर और सेप्सिस होने के जो कॉम्प्लिकेशन है उनको मॉनिटर करना, उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना।
नाउ वी आर टॉक अबाउट द प्रिवेंशन। अब इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूड, इसके अंदर आते हैं आपका अलग अलग हम इसमें प्रिवेंशन कर सकते हैं। हियर इज द प्रिवेंटिव मेजर। फर्स्ट है आपका एस्पिरेशन, प्रिकॉशन फॉर एट रिस्क पेशेंट, एग्जाम्पल दोस्त विद सॉल्विंग डिफिकल्टीज। एस्पिरेशन प्रिकॉशन किसके लिए हम यूज़ करेंगे, ऐसे पेशेंट जो कि जिनको सॉल्विंग डिफिकल्टी है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, स्ट्राइक का पेशेंट है, पैरालाइज का पेशेंट है, इस पेशेंट में आपको ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो उनमें हम ध्यान रखेंगे। गुड फॉर द ओरल केयर, ओरल हाइजीन को अच्छे तरीके से मेंटेन करना टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपीरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया का रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ओरल केयर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। Vaccination, next one is the vaccination against pneumococcal pneumonia and influenza। pneumococcal pneumonia और इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन, प्रायर वैक्सीनेशन लेना ताकि और फर्दर डिसीजन कॉम्प्लिकेशन होने से हम प्रिवेंट कर पाए। मैनेजमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन सच एज डायबिटीज और क्रॉनिक लंग डिसीज, जो अंडरलाइंग कंडीशन होती है जिसकी वजह से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रूट कॉजेस लाइक आपका डायबिटीज़ हो गया है ना, क्रॉनिक आपका लंग डिसीज हो गया, तो उसको भी मैनेज करना, क्योंकि एक डिसीज एसोसिएटेड होती है दूसरे से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो डिसीज को मैनेज करना ताकि वो जो एसोसिएटेड कॉज है वो ना हो पाए। अर्ली ट्रीटमेंट में हम देखेंगे अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन टू द एब्सिस फॉर्मेशन। अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट आप यहाँ पर ले सकते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ एब्सिस फॉर्मेशन। एब्सिस को फॉर्मेशन होने से पहले यदि हम उसे ट्रीट कर लें तो इट इज़ द बेटर, राइट। सो प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्यूर, ट्रीटमेंट लेने से पहले उसको प्रिवेंट कर लें। नेक्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज। ओवरऑल इट इज द फाइनल पीपीटी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। सो लेट क्विकली सम अप। यहाँ पर हमने दिखा कि लंग एब्सिस क्या है। लंग एब्सिस आपका लोकलाइज्ड टिश्यू में पस का कलेक्शन होना, इट इज नोन एज द लंग एब्सिस। आपका पस का कलेक्शन हो जाना लंग्स के लोकलाइज्ड टिश्यू में, ये बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन की वजह से, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है, तो इसको बोला जाता है आपका लंग एब्सिस। लंग एब्सिस में आपका कॉजेस, सो मेनी कॉजेस की वजह से हो सकता है, और इनकेस यदि हम इसे प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं तो इट कैन बी सीरियस कंडीशन हो सकती है, और ये इवेंट डेथ को भी कॉज कर सकती है, लीड कर सकती है आपको डेथ को। कॉजेस के अंदर यहाँ पर हमने देखा था कि आपको किस किस रीजन की वजह से ये हो सकता है, तो आपका एस्पिरेशन ऑफ ओरोफेरेंजियल कंटेंट की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल निमोनिया की वजह से हो सकता है, डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम द नियर बाय इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर, फॉरेन बॉडी की वजह से भी ये आपको हो सकता है, राइट। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हमने जाना था। कॉमन जो पैथोजन इसमें इंक्लूड है, जैसे कि आपका एनारोबिक बैक्टीरिया हो गया, एरोबिक बैक्टीरिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हो गया, इसकी वजह से हो सकता है, फंगल की वजह से आपको हो सकता है। कॉमन जो रिस्क फैक्टर हैं इनकी वजह से आपको, जैसे कि हमारा कौन कौन से इसमें रिस्क फैक्टर इंक्लूड होते हैं, एल्कोहलिज्म हो गया, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसकी वजह से हो सकता है, पुअर डेंटल हाइजीन की वजह से आपको हो सकता है, दिस आर दी रिस्क फैक्टर। सीओपीडी की वजह से हो सकता है, सीओपीडी इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, एचआईवी एड्स है, तो हो सकता है। साइन एंड सिम्टम में यहाँ पर हमने जाना था आपका लंग एब्सिस में इंक्लूड होना आपका कफ हो गया, फीवर हो गया, फीवर विद आपको चिल होना, नाइट स्वेटिंग होना, वेट लॉस होना, चेस्ट पेन होना, प्लूरेटिक चेस्ट इन नेचर पेन होना, फटिग होना, हीमेप्टोसिस होना, इन सम केसेस में स्पूटम के साथ ब्लड आना, डायग्नोस्टिक में चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, स्पूटम कल्चर सेंसिटिविटी, ब्रोंकोस्कोपी, थॉरिसेंटेसिस। मैनेजमेंट में हमने देखा था, ट्रीटमेंट में आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे सबसे पहले, जब तक हम कल्चर टेस्ट नहीं कराते तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंक्लूडिंग आपका कॉमन चॉइस लाइक क्लिंडामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल हो गया, बीटा लैक्टिमेस हो गया,
इसका कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेंगे। लार्ज अमाउंट में आपका सेप्सिस प्रेजेंट है, एप्सिस है, तो ड्रेनेज करेंगे, परक्यूटेनियस ड्रेनेज अंडर द सीटी। ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे पेशेंट को। नर्सिंग मैनेजमेंट में इंक्लूडिंग कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन, वाइटल साइन को चेक करना, पेशेंट को एंश्योर करना, प्रॉपर पेशेंट्स को एजुकेट करना, मेडिकेशन के बारे में पेशेंट को इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट करना, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना, वाइटल साइन प्रॉपर मॉनिटर करना। ऑलराइट, सो ऑल अबाउट द lung abscess. I hope you got it, you understood. If you have any doubt regarding this, you may ask. Thank you for watching this. Bye bye, take care, goodbye.